साथियों, नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विक्रम बेताल, कहानी नंबर 2। गंधर्व सेन का और मोहिनी का पृथ्वी पर जन्म लेना और उनका मिलन। साथियों, अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार अप्सरा मोहिनी नृत्य प्रस्तुति के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने कैलाश जा रही थी और गंधर्व सेन ने उसका अपहरण कर विश्वकर्मा द्वारा बनाए अदृश्य महल में कैद कर लिया था। लेकिन इंद्रदेव ने विश्वकर्मा के द्वारा उसे खोज निकाला और उसे श्राप देकर उसे गधा बनाकर धरती पर भेज दिया। आइए अब उससे आगे की कथा सुनते हैं। साथियों, श्राप मिलने पर गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उसी वक्त से भगवान भोलेनाथ का नाम जप करना शुरू कर दिया। जब गंधर्व सेन धरती पर आया तो सिंघल द्वीप की राजधानी चंपावती के पास उतर गया तो उधर एक कुम्हार का गधा खो गया। वह गंधर्व सेन को अपना गधा समझकर अपने साथ ले गया। अपने गधे की तरह ही उससे व्यवहार करने लगा। गंधर्व सेन शांत रहकर कुम्हार के व्यवहार को भगवान भोलेनाथ की कृपा समझकर सब कुछ सहन करता रहा। कुछ समय उपरांत मोहिनी ने भी पृथ्वी पर चंपावती नामक नगरी के राजा शील सागर के घर में जन्म ले लिया और वह भी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी आराधना में लगी रहती थी। साथियों, राजा शील सागर ने पुत्री का नाम वीरमती रखा। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि नयन अर्थात नेत्रों के दर्शन पाते ही अपार सुख की अनुभूति होती थी। इसलिए लोग राजकुमारी को सौम्य दर्शना कहते थे। युवावस्था में कामदेव को भी आकर्षित करने वाले रूप को पाने के कारण आसपास के युवराजगण उसे मदन रेखा कहकर पुकारते थे। वह भगवान भोलेनाथ का नाम दिन रात जपती रहती। वह और गंधर्व सेन दोनों दिन रात भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते रहते। इसी प्रकार 18 साल बीत गए। भगवान भोलेनाथ को गंधर्व सेन पर दया आ गई और भगवान भोलेनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में गंधर्व सेन के सामने प्रकट हो गए और गंधर्व सेन से बोले, गंधर्व सेन, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर गंधर्व सेन ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बाबा, अगर आप मेरी सहायता करने आए हैं तो कृपया इस श्राप को समाप्त कर दीजिए। इस पर भोले बाबा बोले, गंधर्व सेन, यह श्राप किसी और का दिया होता तो मैं इसे समाप्त कर देता, लेकिन यह श्राप एक पिता का दिया हुआ है, इसलिए मैं तो क्या माता पिता के दिए हुए श्राप को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। भोले बाबा कुछ देर के लिए गंभीर हो गए और फिर बोले, गंधर्व सेन, तुम्हें मिला यह श्राप भविष्य में माता पिता की अवहेलना करने वाले पुत्रों के लिए या संतानों के लिए एक सीख होगा। बाबा, कुछ तो कीजिए। गंधर्व सेन हाथ जोड़कर विनती करने लगा, बेटा, माता पिता का बच्चों को श्राप वज्र लेपित हो जाता है, उसे कोई नहीं काट सकता। गंधर्व सेन बोला, बाबा, इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय ही बता दीजिए। बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। बाबा, मुझे बता दीजिए कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्ति पाऊंगा। साथियों, भगवान भोलेनाथ कुछ समय तो चुप रहे। फिर गंधर्व सेन रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोला, बाबा, कम से कम ऐसा ही कर दो कि लोग मेरी भाषा समझ सकें। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है गंधर्व सेन, आज से तुम इंसानी भाषा बोल पाओगे। जिस दिन किसी राजकुमारी से तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हारा आधा श्राप समाप्त हो जाएगा और उस दिन से तुम दुनिया की निगाहों में दिन में गधे बने रहोगे और रात को अपने राजकीय स्वरूप में आ जाओगे। इस पर गंधर्व सेन ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और बोला, बाबा, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। बस मुक्ति का उपाय और बता दीजिए।
गंधर्व सेन भोलेनाथ से बोला। साथियों, उसके प्रश्न को सुनकर भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विवाह के 12 वर्ष बाद तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम पुनः इंद्रलोक चले जाओगे। अगर तुमने इस बात का किसी से वर्णन किया तो तुम्हारी इस योनि की उम्र और 100 वर्ष बढ़ जाएगी। कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब गंधर्व सेन की अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिल गया। साथियों, एक दिन कुमार ने कुछ ज्यादा ही बोझ उसके ऊपर लाद दिया और उसे बहुत दूर ले जाने लगा। रास्ते में उसकी निगाह वीरमती नामक रूपवती पर पड़ी। उसके रूप लावण्य की छटा को देखकर गंधर्व सेन उस पर आसक्त हो गया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर कन्या है, काश यह राजकुमारी होती। खड़ा होकर सोचने लगा। तभी राजकुमारी की सहेलियों ने आकर कहा, राजकुमारी जी चलिए अब घर वापस चलते हैं, काफी समय बीत गया है। यह कहते हुए वे दूसरे रास्ते पर मुड़ गईं और गंधर्व सेन गधे के रूप में बोझा लिए वहीं खड़ा रह गया। साथियों, घर लौटकर गंधर्व सेन ने मानव भाषा में बोलना शुरू किया। हे मेरे मालिक कुम्हार, यदि तू अपना भला चाहता है तो वीरमती के बारे में जानकारी निकाल, वरना तेरे घर को तोड़ फोड़ दूंगा। पहले तो कुमार डर गया, फिर बोला, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा सेवक गधा बोल रहा हूं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मैं अपने सामान को दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया करूंगा? मेरे पास तो यही एकमात्र गधा था और वह भी इंसान की भाषा बोल रहा है। गंधर्व सेन ने फिर से बोलना शुरू किया। हे मेरे मालिक कुमार, तू चिंता मत कर, इतना दाम दिलवा दूंगा, तुझे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस तू तो वीरमती के बारे में जानकारी निकाल ले। साथियों, इस पर कुमार हिचकिचाते हुए बोला, कौन वीरमती? वही सुंदरी जो हमें रास्ते में मिली थी। कुमार डर गया। वह बोला, वह तो राजा शील सागर की लड़की है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, और तुम कौन हो? गधा बना गंधर्व सेन बोला, मैं कोई भी हूं, लेकिन मुझे उस लड़की से शादी करनी है। यदि तूने इस कार्य में मेरी सहायता नहीं की तो मैं तेरे इस घर को तोड़ फोड़ दूंगा और इस घर को मटिया मैट कर दूंगा। कुमार डर गया और उसने हाथ जोड़ लिए। वह गंधर्व सेन से बोला, आप जो कोई भी हो, परंतु आप जानते हो कि यदि मैं राजा के पास तुम्हारा प्रस्ताव लेकर गया तो वह मेरे परिवार को सहित मुझे मार डालेगा। अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। गंधर्व सेन ने कहा। यह सुनकर कुमार, यदि तू नहीं गया तो मैं तुझे मार डालूंगा, गंधर्व सेन ने कहा। यह सुनकर कुमार और ज्यादा डर गया। उसने अपना नगर छोड़ने की सोची और गधे को छोड़कर बाकी सारा सामान वह अपने साथ बांधने लगा। बचपन से अब तक इसी परिवार के बनाए बर्तनों का ही उपयोग करके इस गांव के लोग गुजारा करते थे, इसलिए वे लोग उसके जाने से बहुत दुखी हुए, तो वे भी कुमार के पास बात करने के लिए पहुंच गए। वे बोले, प्रजापति भाई, यदि तुम्हारी कोई परेशानी है तो उस परेशानी को हम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें गांव से नहीं जाने देंगे। इस पर कुमार पहले तो दुखी था। इतने सारे लोगों को सामने देख उसे कुछ प्रसन्नता महसूस हुई। वह हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैं एक तो धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि मैं अपने गधे की बात मानता हूं तो राजा मुझे सजा देगा, यदि नहीं मानता हूं तो मेरा गधा मुझे सजा देगा। साथियों, इस पर गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आई। तब उनमें से गांव का प्रमुख बोला, भाई, हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आई, कृपया ठीक से बताओ। कुम्हार बोला, प्रमुख जी, मेरा गधा इंसान की भाषा बोलता है। वह हमारी राजकुमारी से विवाह करने की जिद कर रहा है। अब बताइए, यदि मैं राजा के पास उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं
तो वह मुझे मेरे परिवार सहित मार डालेगा। यदि नहीं जाता हूं तो यह गधा मार डालेगा। साथियों, यह सुनकर सभी चकित रह गए। भाई, यह कैसी बात कर रहे हो? गधा बोलता है? ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं, गांव के प्रमुख ने कहा। और पूरा गांव उसके बाद बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कुम्हार की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं गधा भी कभी बोलता है। चलो हम भी उसकी बात सुनते हैं, कहकर गांव वाले उसके घर की तरफ चल दिए और उसके घर में डेरा डाल लिया। आधी रात होते ही गधा फिर बोला, ए मेरे मालिक कुमार, यदि तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि मेरा राज अब ये गांव वाले भी जान गए हैं। जा और मेरे लिए राजकुमारी का हाथ मांग कर ला। साथियों, अब कुमार के साथ साथ गांव वाले भी चंपावती राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब गांव वाले गांव छोड़कर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। तो राजा ने प्रमुख सहित सभी को राज दरबार में बुलवा लिया। राजा शील सागर बोले, उस राजा पर धिक्कार है जिसकी प्रजा परेशान हो। प्रजा संतान के समान होती है और हर राजा को उसका धर्म पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। यदि आप लोग सभी लोग चले जाएंगे तो मेरा राज्य बदनाम हो जाएगा। साथियों, इस पर गांव प्रमुख ने कहा, महाराज, यदि जान बख्शी जाए तो मैं कारण बताऊं? ठीक है, गांव छोड़ने का कारण बताओ, तुम्हें अभय दान दिया जाता है। राजा शील सागर ने कहा। गांव प्रमुख बोला, महाराज, प्रजापति का गधा मनुष्य की बोली बोलता है और उसका कहना है कि यदि वह राजकुमारी के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं गया, आपके पास आया, तो उसके साथ पूरे गांव को भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा। राजा को भी आश्चर्य हुआ। उसने इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा, यह गधा या तो कोई देव है या राक्षस या किन्नर या कोई गंधर्व, जो यहाँ पर गधे के रूप में कुमार के घर में रह रहा है। ओह, तो यह बात है। चलो हम भी परीक्षा ले लेते हैं कि वह कोई राक्षस है या कोई देव जो गधे के रूप में है। रात को राजा भी अपने मंत्रियों के साथ प्रजापति अर्थात कुम्हार के घर में रुक गया। आधी रात होते ही गधे ने बोलना शुरू किया, अब तो राजा भी मेरी बात जान गया है। यदि उसने अपनी पुत्रियों का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो मेरे मालिक कुम्हार, तुझे, तेरे गांव और तेरे इस राजा के साथ पूरी चंपावती राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। साथियों, इस पर राजा शील सागर और मंत्री ने आपस में विचार विमर्श किया कि पड़ोसी राज्य के राजाओं की नजर हमारे राज्य पर है, क्यों न इस देव से अपने राज्य के चारों तरफ किलेबंदी करा ली जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उसने गधे से कहा, हे महाराज, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, अपना परिचय दो। साथियों, इस पर गधा बोला, राजन, अभी परिचय देने का समय नहीं है। साथियों, इस पर गधा बोला, राजन, अभी परिचय देने का समय नहीं है, पहले मेरी शादी राजकुमारी के साथ करा दो, तब तुम्हें मेरा परिचय अपने आप मिल जाएगा। आप मुझे गंधर्व सेन कहकर पुकार सकते हैं। साथियों, इस पर राजा बोला, हमारे पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। यदि तुम इसके चारों तरफ तांबे का मजबूत परकोटा बना दोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। गधा बोला, ठीक है महाराज, कल सुबह तक आपका यह कार्य संपन्न हो जाएगा। जाओ और शादी की तैयारियां करो। साथियों, राजा और मंत्री चले गए। गधा बोला, है मेरे मालिक कुमार, मेरे ऊपर काठी टांग और उसमें मिट्टी डाल। मुझे बाकी बचे समय में ही राज्य के चारों तरफ मजबूत परकोटा बनाना है। साथियों, कुमार ने डरते डरते उसके ऊपर काठी टांग दी और उसमें मिट्टी भर दी।
गधा कुमार के घर से बाहर निकल गया और उसने रात ही रात में चंपावती के चारों तरफ तांबे के मजबूत परकोटे का निर्माण कर दिया। उसने चंपावती के चारों तरफ दीवारें तो बना दी, लेकिन उसमें एक भी दरवाजा नहीं छोड़ा। अभी राजा उठे भी नहीं थे कि लोग राजा को दुहाई देते हुए राजमहल में पहुंचने लगे। साथियों, राजा ने सिपाहियों से पूछा, यह शोर कैसा है? मंत्रियों ने बताया कि राज्य के चारों तरफ किसी ने तांबे की बहुत बड़ी मजबूत दीवार बना दी है। लोग उसे तोड़ पाने में असफल हो रहे हैं। उन्होंने बाहर भीतर की आवाजाही बंद हो गई है, इसी कारण वे सभी आपके पास आए हैं। साथियों, इस पर राजा को गधे की बात याद आ गई। वे समझ गए कि यह गधे का ही कार्य है, उसकी शक्ति से लड़ पाना कठिन है, अतः विवाह के सिवा दूसरा साधन उनके पास नहीं है। वे मंत्री को साथ लेकर सीधे कुम्हार के घर पहुंच गए और बोले, मैं गंधर्वसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूं। गंधर्वसेन किले में द्वार बनवाने का रास्ता बताए। साथियों, गंधर्वसेन भी इतना मूर्ख नहीं था। वह बोला, राजन, पहले शादी कराओ, उसके बाद ही मैं दरवाजे खोलूंगा। राजा ने अगले दिन ही शादी करने का वचन दे दिया। कुमार के घर में बधाइयां बजने लगी और बन्ने गाए जाने लगे, अर्थात गीत गाए जाने लगे। परंतु राजमहल में हाहाकार मच गया, क्योंकि महारानी और राजकुमारी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। तब चंपावती के राजा ने उन्हें बताया कि सुनिए महारानी और सुनिए राजकुमारी जी, हमने इस विवाह का प्रस्ताव यूं ही नहीं लिया है। हमें गंधर्वसेन की शक्ति के आगे अपने घुटने टेकने पड़े हैं। कहकर राजा ने सारी कहानी उन्हें बता दी और यह भी बता दिया कि किस प्रकार हमारी नगरी के चारों तरफ किला बन गया है और हमारी चंपावती सुरक्षित हो गई है, लेकिन अभी उसमें एक भी दरवाजा नहीं है। यदि शीघ्र ही दरवाजा नहीं बनाया गया तो कुछ ही दिन बाद हमारा दूसरे राज्यों से संपर्क टूट जाएगा और फिर हमारी प्रजा भूखों मर जाएगी। साथियों, मजबूरन महारानी और राजकुमारी को भी इस विवाह के लिए हामी भरनी पड़ी। हामी के साथ ही राजमहल में शहनाइयां बजने लगी। पूरा राज्य फूलों से सजा दिया गया। पूरा राज्य इस अनोखे विवाह को देखने के लिए राजधानी में एकत्रित हो गया। राजा ने उनके ठहरने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की। विवाह इतना शानदार था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अगली सुबह गधा बना गंधर्वसेन बैंड बाजा और बारात के साथ राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। राजा और दरबानियों ने उसका और बारात का बहुत ही शानदार स्वागत किया। जयमाला के समय राजकुमारी ने गधे के गले में जयमाला डालने से साफ मना कर दिया, तो गंधर्वसेन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी शक्ति के प्रभाव से राजमहल में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। साथियों, तब राजकुमारी बोली, तुम जो भी हो, पहले इस उपद्रव को बंद करो और मुझे अपने बारे में बताओ, तभी मैं शादी करूंगी। साथियों, इस पर गधा बना गंधर्वसेन बोला, राजकुमारी जी, ये बात मैं आपको रात को बताऊंगा। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, या तो राजमहल को नष्ट होते हुए देखो या मेरे साथ विवाह कर लो। यदि तुम भी झूठे हो या तुमने झूठ बोला तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी बोली। राजकुमारी बोली, फिर से बोली, यदि रात में तुमने मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। साथियों, तो इसके लिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी होगी। गधा बोला, एक बार फिर से कहती हूं कि तुम देव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस या कोई भी हो, मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी ने जोर देकर कहा। इस पर गधा बना गंधर्वसेन और राजकुमारी को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया गया। तब गंधर्वसेन ने राजकुमारी को इस प्रकार समझाया। गधा बना गंधर्वसेन बोला, राजकुमारी जी, मुझ पर भरोसा करो, आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। बस रात में हमें एकांत में ऐसे महल में रहना होगा जिसमें कोई झरोका आदि न हो।
तभी मैं आपको अपनी सच्चाई बता पाऊंगा कि मैं कौन हूं। तुम्हारी यह बात सच नहीं निकली तो राजकुमारी जी आप चिंता मत करो, मैं ही ये राज्य छोड़कर चुपचाप कहीं और चला जाऊंगा, गंधर्व सेन ने कहा। गधे की बात सुनकर राजकुमारी ने सबके सामने उसके गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार गधे बने गंधर्व सेन के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। राजकुमारी बोली, अब आप मेरे स्वामी हुए और मैं आपकी दासी। मेरे स्वामी, हमारा हमारी प्रजा पर एक दया और करो, मुझे बताओ कि किले के किस हिस्से पर द्वार बनाया जा सकता है। साथियों, गधा बना गंधर्व सेन बोला, बिल्कुल राजकुमारी जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राजकुमारी जी, आपके महल में 5 दरवाजे हैं और पांचों दरवाजों के बिल्कुल सीध में यदि दीवार को खोदा जाएगा तो वहां पर मजबूत व शानदार लोहे के बने दरवाजे निकलेंगे, जिन्हें आप जब चाहें खोल और बंद कर सकते हैं, परंतु कोई दुश्मन उन्हें खोल नहीं पाएगा। इस पर महाराज और महारानी ने गधे बने गंधर्व सेन को राज्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आप जैसा दामाद पाकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हमारी प्रजा चारों ओर के बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित और प्रसन्न रहेगी। गधा बना गंधर्व सेन बोला, महाराज, यह तो आपके त्याग का फल है। यदि आप त्याग नहीं करते तो यह किला कभी नहीं बनता और न ही मुझे राजकुमारी मिल पाती। बस महाराज, आपसे प्रार्थना है कि हमारे रहने के लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था की जाए जिसमें कोई झरोका न हो और कोई भी हमारी इच्छा के बिना अंदर या बाहर आ जा ना सके। गंधर्व ने राजा से कहा। साथियों, भगवान शिव द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार राजकुमारी से विवाह के उपरांत गंधर्व सेन के दूसरे श्राप की समाप्ति का समय आ गया। साथियों, तुरंत चंपावती किले के गेट खुलवा दिए गए, बाहर से आवागमन शुरू हो गया। अब महारानी और महाराज का दिमाग ठनका कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह किले के भीतर हुआ, जिसे केवल हमारी प्रजाएं ही जानती है। बाहर के राजा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। जब बाहर के राजाओं को पता चलेगा कि चंपावती का राजकुमारी का विवाह एक गधे के साथ हुआ है तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे और हमारी बहुत ही बेइज्जती होगी। इस पर उन्होंने राजकुमारी और गंधर्व सेन से छुटकारा पाने का विचार बना लिया। राजमहल के सेवकों ने गधे बने गंधर्व सेन से आकर कहा, गंधर्व सेन जी, आपके कहे अनुसार आपको एक बड़ा सा महल दिया जा रहा है जिसमें झरोके नहीं हैं, आप उसमें रह सकते हैं। साथियों, रात होने से पहले महाराज और महारानी गंधर्व सेन और राजकुमारी को वीरमती को उस महल तक छोड़ने आए। वास्तव में वह महल नहीं, एक कारागार था जिसका वे राज्य के सबसे खूंखार कैदियों के रखने के लिए उपयोग करते थे। उसी में दोनों को रखकर अपनी बेइज्जती से बचने का सबसे अच्छा उपाय महाराज और महारानी को सूझा था। इसी कारण उसे महल में बदलकर उसमें गधे बने गंधर्व सेन तथा राजकुमारी के रहने की व्यवस्था कर दी गई। जैसे ही गंधर्व सेन और राजकुमारी वीरमती ने महल के अंदर प्रवेश किया तो चंपावती के राजा और गंधर्व सेन के ससुर ने एक एक कर महल के 7 द्वार बंद करवा दिए। इस प्रकार गंधर्व सेन और राजकुमारी दोनों उस महल के में 7 द्वारों के अंदर कैद हो गए। अब आपके मन में भी अनेक प्रश्न उठते होंगे, तो उन्हीं की संतुष्टि के लिए देखते रहिए हमारी कथा श्रृंखला वीर विक्रमादित्य की कथाएं।